हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट में। आज मैं आप सब लोगों को के सामने एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है ड्रग्स यूज इन कफ, जो कि नॉर्मली हम कह सकते हैं खांसी में यूज होने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, या इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इनका क्या क्या यूजेस हैं और किस टाइप से ये ड्रग्स अफेक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि खांसी होती क्या चीज़ है, व्हाट इज कफ। तो व्हाट इज कफ, तो सर तो कफ जो होता है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, मतलब जो अपनी बॉडी में प्रोटेक्ट करता है, अपनी बॉडी को रिफ्लेक्स होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई फॉरेन पार्टिकल्स है या फॉरेन कोई भी अपना सीक्रेशन है, ये अपनी बॉडी में ये क्या करता है कि उससे कि रेस्पिरेटरी पैसेज में, जैसे कोई मान के चलिए कोई चीज़ है कि वो जाके फंस चुकी है या इरिटेंट्स हो सकता है कोई भी, अगर वो जाके फंस जाता है रेस्पिरेटरी पैसेज में, तो उस कंडीशन उसको निकालने के लिए एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, ये काम करता है। कफ सेंटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अब कफ की बात करें तो कफ कितने टाइप का हो सकता है, तो कफ हो सकता है दो टाइप का, प्रोटेक्टिव कफ भी बोल सकते हैं और नॉन प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब ये जो कफ है वो यूजफुल कफ है, यानी कि काम वाली खांसी कह सकते हैं अपन उसको। इसको अगर ये होती है तो उस कंडीशन में इसको दबाना जो होता है वो, या इसका सप्रेशन जो होगा वो हार्मफुल हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, अगर इसको दबाया जाएगा तो इससे इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, यानी यूजलेस कफ। इसको दबाने के लिए अपन सप्रेसेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे बेस पे अपन क्या समझा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेस पे भी कफ कितने टाइप का हो सकता है। एक तो एक्यूट हो सकता है। एक्यूट का मतलब होता है कि 2 से 3 वीक, अगर किसी भी पर्सन को अगर 2 से 3 वीक तक अगर कफ है तो उस कंडीशन में उसको एक्यूट बोलेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को या किसी पेशेंट को 3 वीक से ज़्यादा अगर खांसी हो रही है या कफ हो रहा है तो उस कंडीशन में वो क्रोनिक की कंडीशन में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि कफ के कारण क्या हो सकते हैं। कफ के कारण 3 हो सकते हैं, 2 हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब जो कभी कभी हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन जो रहता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन्फेक्शन अगर होता है कोल्ड की वजह से, साइनस इन्फेक्शन, न्यूमोनिया की वजह से और वूपिंग कफ, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से खांसी हो सकती है। अब इसमें दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शंस। इसमें आता है ब्रोंकाइटिस आता है, एस्थमा आता है, एनवायरमेंटल एलर्जेंस आते हैं। अब जो सेकंड वाला है वो क्रोनिक स्टेज है। सेकंड वाला क्रोनिक स्टेज स्मोकिंग, डस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल, इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको जो कफ होती है वो क्रोनिक कफ भी हो सकती है। और पल्मोनरी टीबी कंडीशन भी क्रोनिक स्टेज में आती है। अब जैसे बात करते हैं कि ड्रग्स फॉर कफ के लिए ड्रग्स यूज होती हैं, उसका क्लासिफिकेशन ये रहा है। तो मतलब अपनी ये वाली दवाइयों में से कोई ना कोई इस्तेमाल करते होंगे कभी ना कभी। तो ड्रग्स फॉर कफ जो सबसे पहली होती है, इसमें एंटीटूसिव ड्रग, यानी उसको बोलते हैं ड्राई कफ, सूखे कफ में ये काम आती है। इसमें क्या कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है वो होती है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का मतलब जैसे नार्कोटिन, जो इसमें 2 होती हैं, कोडीन एक फॉलकोडीन, ये सीडेशन कॉज करती हैं। नॉन ओपियोइड में नॉस्कोपीन और डेक्सामेथासोन। एंटीहिस्टामिन्स में प्रोमिथार्जिन आता है, क्लोरफेनार्मिन आता है और डाइफेनाइड्रामाइन, 3 ड्रग आती हैं। और पल्मोनरी रिसेप्टर्स में आते हैं डाइसेंटाइजर्स, फिनॉक्सीडाइजिन, ये एडजुवेंट्स एंटीटूसिव ड्रग्स। ये दूसरी क्लास है इसकी। इसमें क्या आते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं पूरी क्लास पे इसको। ब्रोंकोडायलेटर शायद आप लोग नाम भी सुना होगा। इसमें आता है साल्बुटामोल और टर्बुटाइल। तीसरा जो होता है वो होता है फेरेंजियल डिमोल्सेंट। फेरेंजियस में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें आराम मिलता है इससे। इसमें आता है लोजेंजिस। कभी आपने विक्स की गोली खाई होगी, वो लोजेंजिस ही होती है। सिरप, ग्लिसरीन, लिक्विडाइज। तो दूसरा वाला पार्ट है, मैंने बताया था प्रोडक्टिव कफ। ये वाला जो कफ है एक्सपेक्टोरेंट भी कहते हैं इसको। ये भी 2 पार्ट में होता है, सीक्रेशन एनहेंसर होता है और ये दूसरा होता है म्यूकोलाइटिक। सीक्रेशन एनहेंसर में क्या पोटेशियम सिट्रेट भी आता है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड और गुआफेंसिन वाली खांसी की सिरप कभी कभी आती है। तो और म्यूकोलाइटिक्स, जैसे म्यूकोलाइटिक्स में इसमें ब्रोमैक्सिन आती है, एम्ब्रोक्सोल आती है ड्रग, एसिटाइलसिस्टीन आती है और कार्बोसिस्टीन। अब बात करते हैं एंटीटूसिव ड्रग। सबसे पहली वाली जो ड्रग होती है क्या, ये काम कैसे करती है। एंटीटूसिव क्या करती है,
कफ सेंटर को सप्रेस करती है ब्रेन में। और इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, ये जो है ना एंटीटूसिव ड्रग, स्पेशली ये जो ड्रग है वो 1 साल से नीचे के बच्चों को अवॉइड की जाती है। एंटी हिस्टामिन ड्रग, अब दूसरी इसको कैटेगरी जो एंटी हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन जो ड्रग्स होती हैं वो कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं कोल्ड में, कफ, और इसमें कुछ कुछ क्या है एलर्जिक कंडीशंस भी आ जाती हैं एंटी हिस्टामिन्स में। अब दूसरा है एडजुवेंट एंटीटूसिव्स, इनका ना तो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ना कोई इनका एडवर्स इफेक्ट होता है। इनका काम यह रहता है कि जो एंटीटूसिव ड्रग्स हैं उनका जो इनके वर्क को बढ़ाना है, ये इनका वर्क होता है, बस और कोई काम नहीं होता है। इनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। फार्माकोलॉजिकल फेरेंजियल डिमोल्सेंट, फेरेंजियल क्या करती हैं, जबकि ये कब काम करती हैं, जबकि लैरिंग्स में जब भी कभी इरिटेशन के कारण कफ आता है, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स में अगर कफ की वजह से कभी भी इरिटेशन आता है तो उस कंडीशन में फेरेंजियल डिमोल्सेंट इस्तेमाल करते हैं। दे इंक्रीज, अब ये कैसे काम करती हैं, ये सेलिवेशन बढ़ाती हैं। फेरेंजियल डिमोल्सेंट ये क्या करती हैं, सेलिवेशन बढ़ाती हैं, और जिससे कि क्या होगा, सूदिंग इफेक्ट, जैसे जो इन्फ्लेम्ड जो म्यूकोसा है, फेरेंक्स जो फेरिंग्स की जो वो है अपनी जो इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा है उसमें ना प्रोटेक्टिव सूदिंग लेयर बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आराम मिल जाता है इंसान को, पेशेंट को। तीसरा पॉइंट है इसमें सीक्रेशन एनहेंसर। सीक्रेशन एनहेंसर किस तरीके से काम करते हैं, सीक्रेशन एनहेंसर क्या करते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सीक्रेशन। अब ये क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला ना प्रोडक्टिव कफ है, प्रोटेक्टिव कफ है, तो ये क्या करते हैं कि ब्रोंकियल सीक्रेशंस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो विस्कोसिटी होगी स्पूटम की वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स का भी सेम ही काम है। म्यूकोलाइटिक्स भी क्या करता है कि ब्रेक थिक स्पूटम, ये क्या करता है कि जो थिक स्पूटम होता है, यानी कि जो गाढ़ा, जैसे गाढ़ा जो स्पूटम होता है उसको ब्रेक करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम, इससे क्या करता है, ये डिक्रीज विस्कोसिटी इसकी कम करता है स्पूटम। इसकी वजह से क्या होगा, म्यूकोलाइटिक्स पीने के बाद जो कफ जो है ना निकल नहीं पा रहा था बॉडी से, या कफ नहीं निकल पा रहा था, तो वो म्यूकोलाइटिक्स अगर आप यूज करते हैं, जिससे कि स्पूटम जो रहता है ना इजिली बाहर आ जाता है बिना कि लेस एफर्ट के साथ। अब बात करें इसकी, क्या ये तो हो गया सारी चीजें। मैं कफ सिरप के बारे में आप लोगों को कुछ एडवर्स इफेक्ट बताना चाहूंगा। एडवर्स इफेक्ट इसके कुछ होते हैं, जैसे कि अपना अगर कभी कभी ये वाला यूज करते हैं कोडीन, कोलकोडीन, तो ये क्या करते हैं, ये नार्कोटिक ड्रग है, जैसे कि हमने बताया था पहले ही। ये क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इनको आदत पड़ने की, इनकी आदत लग सकती है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा ना लें। और इसके अलावा जब भी कभी आप कफ सिरप लें तो थोड़ा ध्यान रखें, पहले आप ये जानें कि आपको कफ सिरप कफ है कौन सी, ड्राई कफ है क्या वेट कफ है, उसके हिसाब से आप कफ सिरप लें। अननेसेसरी बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के या बिना किसी डॉक्टर के या बिना फार्मासिस्ट की सलाह के आप कृपया करके कोई भी दवाई कफ सिरप ज़्यादा यूज ना करें। दूसरा, इसमें इसके जो कॉमनली साइड इफेक्ट्स हैं, सीडेशन भी होता है, हेडेक की भी हो जाता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाता है, और इस टाइप से। और इसमें जो रहता है प्लीज़, और मेरा जो वीडियो है आप सब लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एज सून एज मिल सके। तो और कृपया करके मेरे सारे वीडियोस में आप थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा प्लीज़, एक हम्बली रिक्वेस्ट है, कृपया करके एक भी चीज़ स्किप नहीं की है, क्योंकि सारी चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई होती हैं। तक आप एक चीज़ समझ पाएंगे, दूसरी चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो एक निवेदन है, कृपया करके कोई भी मेरा वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ना समझ आप भी तो समझने में थोड़ी सी हो सकता है कुछ समस्या आए आप लोगों को। तो ऐसी जो मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूँ आप सब लोगों को आया वो समझ में। धन्यवाद, आप सब लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा कीमती समय दिया आपने।
धन्यवाद।